गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा तुम लोग का दशहरा? और वो जो दशहरा पूजा अच्छा रहा सर। हाँ, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं ये बताओ हमको। अच्छा, किसी टॉपिक का रिवीजन चाहिए तुम लोग को, फंक्शंस का, या फिर जो हम लोग पिछले कुछ क्लासरूम में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल वाला सारा, तो हम चाहते थे एक बार कि उसका रिवीजन भी कराए तुम लोग को। अगर तुम लोग को आवश्यकता है तो बताओ। यस सर, उसी को रिपीट कर दीजिए। हाँ। अच्छा, एक बात और कि हमारा जो अभी क्या कहते हैं, जूम का जो लाइसेंस शायद एक्सपायर हो गया है, तो ये 40 मिनट्स का ही सेशन मिलेगा। और जैसे ही सेशन हम लोग का एंड होता है तुम लोग दोबारा ज्वाइन करोगे। यस प्रत्यय बोलो। प्रत्यय कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा है। क्या ये परेशानी सभी के साथ है कि अनम्यूट नहीं हो रहा है? नो सर, हो रहा है। ऐसा तो नहीं किए कुछ। वैसे ये ऐसा नहीं होगा, मतलब हो सकता है कि कुछ तुम्हारे साथ हो। अ, अच्छा, अनम्यूट करके देखो तो एक बार प्रत्येक। ओके, तो शुरू करें हम लोग। यहाँ आ गए। गुड आफ्टरनून सर। हो गया। हो गया ना? यस यस। अब देखो, काउंट ए
काउंट और काउंटेड, यहाँ पे किसी तरह कोई कंडीशन की बात नहीं थी। काउंट जो था सिंपल काउंट कर रहा था सारे का सारा न्यूमेरिक डेटा को और डेट वाले डेटा को, ठीक है। इस तरह का ये हो सकता है कि तुमसे ऑब्जेक्टिव में ये सवाल रहे कि काउंट और काउंट में क्या डिफरेंस है, या फिर काउंट फंक्शन जो था किस किस तरह के डेटा टाइप को काउंट करता था। तो याद रहे बेसिकली 4 तरह का डेटा टाइप हम लोग पढ़े थे। एक था न्यूमेरिक, दूसरा था कैरेक्टर, तीसरा था डेट और चौथा था हमारा लॉजिकल वैल्यू या बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स जिसको कहते हैं। ओके, तो काउंट था हमारा डेट और नंबर को काउंट कर रहा था। बाकी जो बचा कैरेक्टर वाला और लॉजिकल वैल्यू, उसको काउंट नहीं करता था, उसको इग्नोर कर देता था। काउंट ए स्टैंड फॉर ऑल, काउंट ऑल, ऑल मतलब चारों। तो ये काउंट और काउंटेड का डिफरेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंडीशनल का, तो कंडीशन में तब इफ लग जाएगा, काउंट इफ हो जाएगा और काउंट इफ्स हो जाएगा। काउंट इफ और काउंट इफ, काउंट इफ में रेंज मतलब वो रेंज ऑफ द सेल जो हम लोग ड्रैग करके देते हैं वो, और उस रेंज पे कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसके आधार पे काउंट होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक रेंज दे दिए C2 से लेके C60 तक, ये पूरा रेंज है, और इस पूरे रेंज में से हम काउंट करना चाहते हैं वैसा वैसा सेल जिसमें मार्केटिंग लिखा हो, जिसमें अगर ये रेंज अगर न्यूमेरिक है तो हम काउंट करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ 25,000 ज्यादा का फिगर कहाँ कहाँ आया है, वैसा वैसा सेल काउंट करना है। तो काउंट इफ मतलब काउंट करना है, बट डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। और वो कंडीशन कैसे होगा, तो जिस रेंज पे कंडीशन अप्लाई होगा वो रेंज देंगे और कॉमा देके कंडीशन देंगे। ऐसे हम बात करते हैं काउंट इफ का। और यही काउंट इफ से जब हो जाएगा, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंडीशन। तो क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब एक पूरा सेल का रेंज, उस पे आधारित हमारा कंडीशन, ठीक है। फिर दूसरा रेंज, उस पर कंडीशन, तीसरा रेंज, उस पर कंडीशन, ऐसा करके हम जितना चाहे उतना कंडीशन दे सकते हैं, उसके आधार पे हमको वो काउंट करके मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग करके देखे हुए हैं, अभी हम लोग रिवीजन क्लास ले रहे हैं इसका। तो अभी हम एक बार करके तुमको दिखा दें तो और क्लियर हो जाएगा। काउंट करना था हमको, ये लोग हैं और इसमें से सबका कुछ छोटा सा एक डेटा शीट बना रहे हैं। इसमें से सबको टोटल नंबर आए वो लिख रहे हैं, इंडिविजुअल पेपर नहीं लिख रहे हैं। और इनमें से इसको आया है टोटल 250, इसको आया है टोटल 300, 350, 290, ऐसा करके सबको नंबर आया है ना। और इसको आया है 200। ये इसका टोटल नंबर है। और हमको काउंट क्या करना है, काउंट ऐसा करना है, काउंट इफ पहले देखते हैं हम लोग। काउंट इफ में ऐसा काउंट करना है कि किसको किसको 300 से ज्यादा नंबर आए। तो दो लोग हैं जिसको 300 से ज्यादा नंबर आया है, सुकन्या और संदीप। ये काम हो गया मेरा। और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको इंसर्ट करते हैं, BCA, BBA, BBA, BCA, BCom।
अब हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज ऐसा करना चाहते हैं कि हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा, काउंट इफ्स हो जाएगा। काउंट इफ्स में क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे पहले, तो इसमें से हमको बीबीए ढूंढना है और इसमें से 200 से 300 से ज्यादा ढूंढना है। 250 ही रखते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 250 कितनों को आया है, ठीक है। तो आता है 2, मतलब 2 कंडीशन हुआ। बीबीए भी सर्च कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम लोग बैच भी सर्च कर रहे हैं, ब्रांच भी सर्च कर रहे हैं, और यहाँ से उसका टोटल मार्क्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम और भी क्राइटेरिया हम ऐड कर सकते हैं जितना चाहें। ये था हमारा काउंटिव और काउंटिव, ओके। जब काउंटिव और काउंटिव समझ में आया तो सम इफ और सम इफ भी समझ में आ जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि वहां भी यही काम होने वाला है। सम इफ में सिर्फ एक चीज है जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा, वो ये कि यहाँ पे देखो हम लोग 3 पैरामीटर का बात कर रहे हैं और इसको बोल रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल है। उस कंडीशन में सिर्फ ये 2 पैरामीटर ही जाएगा। जब ये 2 पैरामीटर जाएगा तो सम किसको करेंगे? सम रेंज था, ये वो रेंज था जिसपे क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा था, ठीक है। और ये वो रेंज था जिसको सम करना था। लेकिन जब सम रेंज हम नहीं देंगे तब इस क्राइटेरिया पे इस रेंज में अप्लाई होगा, इसी को सम कर देगा। और अगर इसको सम नहीं करना है तो हम सम रेंज अलग देंगे, ठीक है। ओके, अब समझ लो कि ये नाम है और ये बैच है और ये पूजा का कलेक्शन है, ठीक है। अनमोल बीसीए में 250 रुपये कलेक्ट हुआ सरस्वती पूजा का चंदा, और ऐसा कंट्रीब्यूशन है, मान लो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो भी। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना ये है, जोड़ना है, सम इफ करना है। सम इफ कि इसमें से वैसा वैसा जो कंट्रीब्यूशन है जो 300 से ज्यादा या 300 के बराबर है, वो कितना है। तो हमको पता चलेगा कि 650 है। क्यों? तो ये 300 है, 650। ध्यान दो यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करें, ये रेंज था मेरा, जिस रेंज के आधार पे क्राइटेरिया लगा था और जोड़ना भी इसी को था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि हम ये कह रहे, क्राइटेरिया हम यहाँ से लगा दे और हम कहें कि इसमें से बीसीए को खोजना है, और बीसीए से खोजने के बाद सम किसका करना है, तो सम रेंज यहाँ से दे दें। यहाँ पे 3 पैरामीटर हो गया। यही समझना है कि क्यों 3 पैरामीटर हुआ। क्योंकि पहला वाला जो कंडीशन था बीसीए और बीबीए जो बैच ब्रांच जो है उस वो हमारा करेक्टर है, उस पर हम सम नहीं कर सकते। तो हमको तीसरा वाला रेंज देना पड़ेगा, और तीसरा वाला रेंज देंगे तो हमको सर्च यहाँ से होगा, सम यहाँ से होगा, ठीक है। सम इफ में ये बात क्लियर हो गया कि अगर आप ये वाला ओमिट करेंगे तो यहाँ पे लिख दिए हैं, an optional array of the numeric value or cell containing numeric value which are to be added together if the corresponding range in P satisfy the supplied criteria, and last वाला देखो, if the sum range, this one argument is omitted, the value from the range argument are summed instead। यही इसी में से सम हो जाएगा। सम इफ की बात करें तो सम इफ में क्या था, सम इफ जो था वो है हमारा मल्टीपल कंडीशन का। जैसे हम लोग बात किए काउंट इफ्स का, ठीक है। जैसे काउंट इफ्स था मल्टीपल कंडीशन के आधार पे हम काउंट करे थे, ठीक वैसे ही अभी मल्टीपल कंडीशन के आधार पे सम भी करेंगे, ठीक है। तो सम रेंज देंगे, पहले जिसको सम करना है पहले उसको देके निश्चिंत हो जाओ। उसका क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, उस पर डिपेंड करेगा कौन सा क्राइटेरिया, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, ऐसा करके देते जाना है, अलग अलग रेंज देना है, उस पर क्राइटेरिया देना है। इस तरह से हमारा सम इफ्स काम करेगा, ओके। उसके बाद मैक्स। सम इफ्स बताएं क्या थी, समझ में आ गया सबको? आ गया सर।
ओके, मैक्स क्या है? तो मैक्स भी ठीक उसी तरह काउंट नंबर के जैसा ही है कि हमको जितना वो काउंट कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ वो मैक्स नंबर बताएगा, मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द गिवन रेंज ऑफ द सेल से वो फाइंड आउट करके मैक्स बताएगा। और मैक्स ए ये काउंट की तरह ब्लैंक ब्लैंक वाला तो खैर ब्लैंक ही रहेगा। हाँ, मैक्स नंबर में से हम फाइंड आउट कर रहे थे, ये क्या करेगा? मैक्स ए कैरेक्टर को और लॉजिकल वैल्यू को भी कंसीडर करेगा। तो लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। और कहीं पे कैरेक्टर है, ABCD है, हेलो है, इंडिया है, बिहार है, उसको ये 0 कंसीडर करेगा और तब मैक्स नंबर फाइंड आउट करेगा। समझ आ रही बात? यस। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मैक्स का। और मैक्स इफ्स की बात करें तो मल्टीपल कंडीशन को आधार मानते हुए अगर मैक्सिमम हम नंबर फाइंड आउट करेंगे, जैसे पूरे आज के पूरा जो आज दुकान में कुछ सेल हुआ, आज पूरे दिन के सेल में से हमको एक कोई सामान निकालना है। जैसे मान लो गुड डे बिस्किट, आज पूरे दिन में गुड डे बिस्किट कितना बिका, ठीक है। गुड डे बिस्किट, एक कंडीशन गुड डे बिस्किट हो गया, दूसरा हो गया उसका फ्लेवर हो गया, तीसरा डेट हो गया। तब हम निकाल सकते हैं कितना सेल हुआ मेरा, तो कितना मैक्सिमम काउंट हुआ मेरा ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। और ये हमारा बिल्कुल नया फंक्शन इंक्लूड किया गया है 2019 एंड एवा वर्जन में। ओके, मीन भी फिल्म बिल्कुल ऐसा ही है कि मिनिमम नंबर काउंट होता है इससे, जो सप्लाई रेंज है नंबर है उसमें से मीन नंबर काउंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और मीन ए बिल्कुल वैसा ही है कि हम ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे और कैरेक्टर वाला ABCD हेलो इंडिया बिहार वाला भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर तो करेंगे, तो ट्रू तो हो गया 1, तो फॉल्स हो गया 0। और जहां कैरेक्टर लिखा हुआ है किसी सेल में, उसको कैसे काउंट करेंगे? तो उसको उसका वैल्यू भी 0 रहेगा, उसका वैल्यू भी 0 ही काउंट होगा। ऐसे से मीन मैक्स मेरा काम हो जाएगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट था कंडीशनल फंक्शन इफ, यहाँ बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, इसको ध्यान समझो। इफ पहले सिंपल इफ समझते हैं, फिर उसको हम लोग समझेंगे डिफिकल्ट, मतलब नेस्टेड वाला। तो पहला बहुत सिंपल है, लॉजिकल टेस्ट यहाँ रखेंगे कॉमा, अगर ये टेस्ट ट्रू हुआ तो ये वाला, अगर ये टेस्ट फॉल्स हुआ तो ये वाला। बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन जो लॉजिकल टेस्ट मतलब मान लो हम लिखते हैं किसी सेल का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 3000, तो मतलब अगर वो वैल्यू 3000 से ज्यादा होगा और ज्यादा हम लिखे हैं, मतलब ग्रेटर साइन दिया और सही में ज्यादा हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम लिखें ग्रेटर देन और हुआ वहां पर लेस देन, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके आधार पे हम दोनों में से वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू सेट करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, यहाँ पे समझने वाला जो बात है वो ये है कि हर पोर्शन जो है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 अलग अलग पैरामीटर है। तो नंबर 2 जो है ये अपने आप में पूरा का पूरा कमांड है। मतलब पूरा का पूरा कहने का मतलब उस जगह पे हम एक नया इफ लिख सकते हैं, अलग कंडीशन, अलग ट्रू और फॉल्स के साथ। सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं फॉल्स की जगह पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ और इफ इनसाइड इफ, ठीक है। अब इसके अंदर का जो इफ है उसमें भी 3 पार्ट होगा, कंडीशन होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा। तो उस इफ के अंदर भी ट्रू और फॉल्स की जगह पे एक अलग इफ लिख सकते हैं, और ऐसा ही उस इफ के अंदर भी कर सकते हैं। तो ऐसा हम मल्टीपल टाइम में हम एक इफ दूसरे इफ के साथ नेस्टेड कर सकते हैं और करते भी हैं। ओके, जब हमको कंडीशन पता है कि जब हम कंडीशन पे काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिंगल कंडीशन पे हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो हमको एक से अधिक कंडीशन पे कुछ डिसीजन लेना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कंडीशन, ठीक है।
जब मोर देन वन कंडीशन का बात होगा तो दो तरीके का बात होगा। एक तो बात ये होगा कि सारा कंडीशन जो हम दिए हैं, सारा कंडीशन मीट होगा तब एक डिसीजन बनाएंगे, या फिर सारे कंडीशन, कोई एक कंडीशन भी मीट हो जाएगा तो हम डिसीजन बना लेंगे। ठीक है, वैसा सिनेरियो जिसमें सारे दिए गए कंडीशन को मीट होना जरूरी है, तो हम वहां पे सारे कंडीशन को एंड के साथ इनक्लोज करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ उस एंड को कंबाइन करने के लिए, एंड से कंबाइन करने के लिए एक्सेल में एंड फंक्शन दिया गया है। कैसे करेंगे देखो, एंड के अंदर लिखते हैं पहला टेस्ट, पहला कंडीशन है ना, ग्रेटर इक्वल टू बोलना, कॉमा दूसरा, कॉमा तीसरा, कॉमा चौथा, करते जाइए। सबसे पहला वाला लॉजिकल टेस्ट है, अगर वो ट्रू होता है तो दूसरा वाला टेस्ट होगा, दूसरा वाला भी ट्रू होता है तो तीसरा वाला ट्रू होगा। अगर कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो टेस्टिंग वहीं बंद कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई कंडीशन फॉल्स है। अब जब कंडीशन फॉल्स रिटर्न होगा तो रन क्या करेगा, यहां वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट विपरीत, और हिंदी में या जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया सारा कंडीशन सब इवेलुएट होगा, और कोई एक भी ट्रू हो गया, कोई एक भी ट्रू हो गया तो बाकी कंडीशन चेक नहीं किया जाएगा और ट्रू रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लो हम टोटल 50 कंडीशन दिए हैं और पहला कंडीशन ही ट्रू हो गया तो बाकी 49 कंडीशन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि और है ना, एक कंडीशन में ट्रू तो सब कर दी, बाकी ट्रू मिले या ना मिले ये ट्रू ही होने वाला है। एंड के साथ क्या था कि एक भी कंडीशन फॉल्स मिल गया तो फॉल्स ही होने वाला है, आगे कितना भी ट्रू क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हमारा होता है। नॉट उसके जस्ट विपरीत है। नॉट में जिस चीज को, जिस वैल्यू को नॉट फंक्शन में पास करेंगे वो उसका अपोजिट कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। जैसे कोई लॉजिकल टेस्ट हम कर रहे हैं और हमको पता है कि इसका रिजल्ट ट्रू आने वाला है, उस लॉजिकल टेस्ट को अगर नॉट के अंदर करोगे तो फॉल्स हो जाएगा। जस्ट उसको निगेट कर देता है, उसको अपोजिट कर देता है। ठीक है, इफ एरर एक फंक्शन है जहां पे एक्सेल में आने वाले किसी भी एरर को हैंडल करते हैं, किसी भी एरर को हम लोग हैंडल करते हैं। प्रोग्रामिंग में ये बहुत आम है कि हम अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर को, एक्सेप्शन को हमको हाइड करना चाहिए, हमको छुपाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ उसी तरह का बात है जैसे तुम सुने होंगे कि कपड़ा जब कहीं से किसी का फट जाता था तो पैबंद लगाते थे, उसमें चिप्पी लगाते थे या उसको रफू कराते थे। ओके, तो प्रोग्राम में अगर कहीं एरर है, कोई एक्सेप्शन है, कुछ है, तो वो अंदर न दिखे, इसीलिए वहां भी पाबंद लगाना या रफू करना होता है, ताकि वो एरर जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड को, हमारे क्लाइंट को वो एक्सपोज ना हो जाए कि देखो यहाँ पे एरर है, प्रोग्रामिंग अच्छा से नहीं हुआ है। ठीक है, वहां पे इसको कवर करते हैं। और एरर कितने भी तरह का हो सकता है उसके बारे में नहीं बात करेंगे लोग, तो हम सब एरर को, उसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग, उसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। अगर किसी सॉफ्टवेयर में कहीं पे प्रॉब्लम हुआ, कोई एक्सेप्शन हुआ, एरर आया, तो उसको हम एक्सपोज ना करके उसको हैंडल कर देते हैं और उसको एक फॉर्मेटेड मैसेज, हम वैसा मैसेज जो यूजर को समझ में आ जाए वैसा मैसेज हम वहां पे प्रिंट कराते हैं ताकि यूजर को समझ में आए क्या हो रहा है। जबकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो टूल है जिसे आप प्रोग्राम करते हैं, वो कुछ और मैसेज देते हैं और वो टेक्निकल होता है, वो समझ में नहीं आएगा आम यूजर को। बिल्कुल वैसा ही काम हम यहाँ पे भी करते हैं इस एरर से, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा काम डेटा का कर रहे हैं, फंक्शन का कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर काम वो कर रहे हैं जो हम किसी प्रोग्रामिंग में करते हैं। हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल कर ही रहे हैं, कंडीशन का काम कर रहे हैं, सम कर रहे हैं,
कंकैटिनेट करेंगे, आगे बहुत सारा और काम भी करेंगे हम लोग लेंथ का पॉइंट पर। तो वो सारा काम कर रहे हैं जो किसी प्रोग्रामिंग में होता है, यह बहुत आसानी से हो जाता है। एरर का समाधान यहाँ भी है। फंक्शन कॉल करेंगे आप, और फंक्शन कॉल करने में पैरामीटर तरीके से नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा। कोई फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला में अगर कुछ आप छोड़ दीजिएगा, कुछ किसी तरह का कोई सिंबल, तो एरर आ जाएगा। तो हम कैसे करें एरर को, हम हैंडल करते हैं। एक्सेल का बहुत स्मार्ट मूव है कि हम एक एरर फंक्शन ही दे देते हैं, इफ एरर। अगर एरर है देन इफ एरर। करना क्या है, वो आप जो फंक्शन कॉल करने वाले हैं, मतलब ये फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर कुछ भी काम करना है हमको सम ही करना है, हमको सम इफ करना है, काउंट इफ करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आप इफ एरर फार्मूला फंक्शन यूज करें। इसके अंदर चाहे जो करना है वो करिए, इसके अंदर जो करना है करिए। आपका फंक्शन हो सकता है सही हो, लेकिन जो रेफरेंस सेल लिए हैं, अगर वो रेफरेंस सेल डिलीट हो गया तो मेरा आपका फंक्शन कैसे काम करेगा, तो एरर थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा। हम लिए थे पूरा का पूरा बी, पूरा कॉलम लिए हुए थे, और बी कॉलम से सारा डेटा को हम काउंटिफ कर रहे थे। तभी कोई आया और गलती से बी पूरा कॉलम डिलीट कर दिया, तो काउंटिफ का रिजल्ट क्या आएगा बताइए, एरर आएगा ना वहां पे, एरर होगा। रेफरेंस एरर आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा ना। जो रेफर है वो दैट इज नॉट प्रेजेंट। तो इफ एरर यूज करें, इफ एरर के अंदर जितना फंक्शन है सब इफ एरर के अंदर यूज करें। तब उससे क्या होगा कि जब जैसे ही कोई एरर आने वाला होगा तो इफ एरर उसको हैंडल कर देगा, और हैंडल करने के बाद हम वहां पे एक कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि वहां पे एरर, वो हैश और एरर और क्लोन साइन है वो नहीं दिखे, वहां पे कुछ और दिखे, some error has occurred, और वैसा कोई भी मैसेज जो समझ में आए कि कुछ हुआ है, ठीक है। इफ द फर्स्ट, ओके, यहाँ काम समझ में आ गया। यहाँ के बाद हम लोग एरर ही देखे थे कि क्या क्या एरर था। तो एरर क्या क्या था, तो टोटल जो था 7 तरह का एरर था, जिसमें 6 एरर है, और 7वां जो ये वाला था उसको एरर ना बोल के एक तरह से हम ये कहेंगे कि जब नंबर का विड्थ ज्यादा हो जाता है, लेंथ ज्यादा हो जाता है सेल के विड्थ से, तो हम आधा अधूरा नंबर हम दिखा के हम आंसर, अपना जो आंसर है उसको गलत नहीं होने देना चाहते, तो वहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि भाई यहाँ का विड्थ बढ़ाइए, दूसरे ये हैश 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 यूज करते हैं। कुछ करना नहीं है वहाँ पे जाके कॉलम में जाना है, और उसको जो रिसाइज एरो, जब हम जैसे पहले क्लास में बताए थे कि या तो जाके डबल क्लिक कर दो, और नहीं तो रिसाइज एरो से उसको ड्रैग करके उसकी विड्थ को बढ़ा दो। वैसे ही विड्थ सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाएगा, ये अकोमोडेट हो सके, तो ये तुरंत सारा का सारा डेटा दिखने लगेगा। गुड। ये था नल वैल्यू कब आएगा, नल वैल्यू एरर कब आएगा, जब हम किसी तरह का कोई फार्मूला लिख रहे हैं और उसमें कोई एक ऑपरेटर छूट जाए, कोई एक ऑपरेटर छूट जाए, तो हमारे उस सेल में जो वैल्यू होगा वो नल होगा। नल मतलब या तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, या तो खाली छोड़ सकते हैं, या तो कोई वैल्यू डालेंगे। खाली छोड़ेंगे तो उसको जीरो कंसीडर किया जाता है, उसको जीरो कंसीडर कर दिया जाता है, और कोई वैल्यू रख देंगे तो उसको वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम कुछ वैल्यू, हम लोग कुछ वैल्यू गलत लें, जैसे a1 + a2 + a3 a4, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं और इसको चूंकि प्लस छूटा हुआ है A3 A4 के बीच में, तो क्या हो सकता है, पहला तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि A1 A2 A3 को जोड़ दीजिए, A4 को छोड़ दीजिए। लेकिन हम तो फॉर्मूला में A4 दिखे थे, तो हम तो यही सोचेंगे कि जो टोटल है उसमें A4 भी इंक्लूडेड है। ओके, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा कि जब गलत था तो उसको एम्प्टी छोड़ देते, तो अपने समझ जाता यूजर की वहाँ गलत है। ऐसा सवाल तुम्हारे तरफ से होता है, बच्चे करते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर खाली छोड़ देते हैं और बाद में उस सेल को अगर हम कंसिडर करते हैं किसी दूसरे तरह के एक्सप्रेशन में, तो वो जीरो रिटर्न करता है, वो जीरो रिटर्न करता है। तब हमको क्या करेंगे हम, इसीलिए एक्सेल ने व्यवस्था की है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो हम वहाँ पे नल वैल्यू एरर हम दें। नल मतलब कुछ नहीं,
नल मतलब एम्प्टी नहीं है नल का मतलब, एक खास तरह का वैल्यू है नल जो किसी खास पर्पज के लिए यूज होता है। डिवाइड बाय जीरो, और किसी नंबर को जीरो डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय जीरो एरर आएगा। वैल्यू, अगर मान लो कि हम रॉन्ग टाइप का वैल्यू दे रहे हैं, अगर हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं और वैल्यू रॉन्ग है, ठीक है, तो हमको वैल्यू एरर आएगा। रेफरेंस एरर, जब किसी फार्मूला में कोई रेफरेंस, जैसे मान लो तो यहाँ पे एग्जाम्पल A4 बराबर 81 प्लस A2 प्लस A3, इंटर प्रेस किए, यहाँ पे आ गया वैल्यू, अब A2 को ही मिटा दिए, ए कॉलम को ही, सॉरी A2 रो को मिटा दिए, ठीक है, तो क्या हो गया कि A2 खत्म हो गया। A2 खत्म हो गया तो फिर ये अगर मान लो उस कंडीशन में A3 A2 की जगह पे आ जाएगा, A3 A2 की जगह पे आ जाएगा, तब क्या होगा कि जो फार्मूला लिखा गया था वो फार्मूला तो अब रन नहीं कर रहा, कुछ और हो गया, इसलिए उसको यूजर के नोटिस में आए, इसलिए हम वहां पे एरर का प्रावधान किया गया है वहां पे कि एरर आए, रेफरेंस एरर आ गया। नेम एरर, जब किसी फंक्शन का नाम हम मिस कर जाए, नाम मिस स्पेल कर जाए तब। और नम कब, जब हम गलत तरह का आर्गुमेंट हम नंबर में दे दे तब। और एने एरर तब आएगा जब हम जो एरर वैल्यू जो लिख रहे हैं, किसी सेल का कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू हम किसी फंक्शन में पास कर रहे हैं और वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड एने। ये था रिवीजन। इसके बाद हम लोग शायद ये वाला भी किए थे, टेक्स्ट फंक्शन था एक्सेल का, लोअर था, जिसमें अगर हम किसी सेल में अपर केस में लिखा गया टेक्स्ट है उसको पास करें तो वो उसको लोअर कर देगा, और ठीक उसका काउंटर पार्ट जो था वो था अपर, वो था अपर। अगर किसी लोअर केस में लिखा गया अल्फाबेट है उसको अपर करना है तो हम अपर कर देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद था प्रॉपर केस। प्रॉपर केस क्या था, कौन बताएगा, बताओ। अब बताओ। यस सर, प्रॉपर केस हुआ जिस फर्स्ट लेटर से कैपिटलाइज कर देता है। हर लेटर को, हाँ अपर केस बिल्कुल बिल्कुल। टाइटल Yes, केस, टाइटल केस जिसमें एक सेंटेंस के मतलब अगर मल्टीपल वर्ड है तो हर वर्ड के पहले लेटर को ये कैपिटल कर देगा, दैट इज द प्रॉपर केस। कैरेक्टर था जिसमें हम एच की वैल्यू पास करते थे और ये हमको उसका कैरेक्टर प्रिंट करके दिखाता था। हमको पता है कि टोटल 8 बिट में 0 से लेके 254 तक, 255 तक टोटल 256 डेटा है हमारे पास। कीबोर्ड से जितना की हम प्रेस करते हैं, जितना की हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, और वो कंप्यूटर के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाता है कि ए दबा, स्पेस बार दबा, बैक स्पेस दबा, कंट्रोल दबा, शिफ्ट दबा, जो भी, ठीक है। तो ये सारा का सारा कीबोर्ड से एक मैसेज जाता है और वो मैसेज हमारा एस्की कोड के फॉर्म में जाता है, एस्की कोड के फॉर्म में जाता है। और उसी एस्की कोड को अगर हम कैर फंक्शन में पास करें तो उस एस्की कोड के करस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्टर है वो हमको दिख जाता है, यस सर। ठीक है। ठीक इसका एक दूसरा भी हमारे पास कमांड है, फंक्शन है कोड। कोड में उसका जस्ट उल्टा, वहां पे क्या कर रहे थे, ये नंबर लिख रहे थे तो हमको कैरेक्टर मिल रहा था। मतलब कि अगर हम 66 लिख देते है ना, कैर ब्रैकेट में 65 जो कि कैपिटल ए का एस्की कोड है तो हमको कैपिटल ए दिखता। यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे तो ये कोड उसका टेक्स्ट का कोड देगा, इसकी कोड रिटर्न करेगा, दैट इज 65। कैपिटल ए लिखेंगे 65, वहां 65 लिखते तो ये लिखता, ओके। इसके बाद है कनकटनेट।
कंकैटिनेट फंक्शन दो अलग अलग डेटा को जोड़ने का काम करता है। कंकैटिनेट लिखेंगे और एक टेक्स्ट लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे, कॉमा तीसरा लिखेंगे, कॉमा चौथा लिखेंगे, जितना लिखना है लिख के जाओ और ये सबको कंकैटिनेट करेगा। कंकैटिनेट करने के लिए एक ऑपरेटर भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंस्टेड ऑफ कंकैटिनेट ऑपरेटर व्हिच ऑपरेटर शुड वी कैन यूज टू कंकैटिनेट टू टेक्स्ट। कौन बताएगा, बताओ? वो है एम्परसन लगाने से हमारा वो दोनों जुड़ जाता है, कंकैटिनेट हो जाता है। इसके बाद है कि लेफ्ट से कैसे कटिंग, जो हम टेक्स्ट स्ट्रिंग जो करते हैं कि लेफ्ट मतलब बाएं से, मतलब पहला वाला लेटर जो है वहां से हम कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हमको कट करना है। तो टेक्स्ट लिखेंगे, वहां लिखे हेलो और यहाँ लिखे 2, तो मतलब एच से शुरू करो 1 2 मतलब ई को ये काट के दिखाएगा। ठीक है, राइट भी सेम है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, एक और है मिड मतलब बीच में कहीं भी, तो बीच में कहीं भी तो हमको स्टार्ट और पहले तो टेक्स्ट बताना पड़ेगा, फिर स्टार्ट नंबर और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर बताना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं कि ये टेक्स्ट है और 3 नंबर से लेके स्टार्ट करिए और 3 कैरेक्टर काटिए, तो INDIA 5 कैरेक्टर है और 3 नंबर IND थर्ड से शुरू करते हैं और 3 काटते हैं, तो BIA मिलेगा ना? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। लेन काहे के लिए है? कैरेक्टर काउंट करने के लिए, लेंथ काउंट करने के लिए। ठीक है, लेंथ काउंट करना है, उसमें टेक्स्ट दोगे, टेक्स्ट का लेंथ काउंट हो जाएगा। फाइंड में हम लोग क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट फाइंड करना है किस टेक्स्ट के अंदर करना है और स्टार्ट नंबर देना है, वहां से हमको ये फाइंड कर देता है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के अंदर ये फाइंड करने वाला, ये हमेशा हमको केस का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव। और ठीक उसी तरह से एक और फंक्शन है सर्च, जो कि हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल वही है। सर्च टेक्स्ट हमको टेक्स्ट सर्च करना है और इसमें से जैसे मान लो हम लिख देते हैं कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ BBA फ्रॉम सिमेज कॉलेज, ये एक सेंटेंस है और इसमें से हमको BBA सर्च करना है, तो सर्च टेक्स्ट हो गया BBA और ये हो गया आई एम स्टूडेंट ऑफ BBA और वो हो गया स्टार्ट नंबर, मतलब किस नंबर से सर्च करना है। ठीक है, तो ये जो तुम सर्च टेक्स्ट दोगे उसका पहला वाला जो कैरेक्टर होगा उसी को सर्च करेगा और वो बताएगा कि वो कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चलो अब 40 मिनट तो होने जा रहा है और हम लोग का टाइम भी हम लोग का खत्म हो गया है, 50 मिनट का क्लास है और यस सर। तो हम लोग अब इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास पे बात करेंगे और किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ दो। नहीं हो गया। चलो फिर हम लोग स्टॉप करते हैं इसको, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट